सो हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस वीडियो में वीक टू की बात करेंगे। ठीक है, वीक टू में डीप लर्निंग के वीक टू में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें देखिए, इसमें बुलियन फंक्शंस काउंट वगैरह करना सीखेंगे। और बुलियन फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जैसे बुलियन फंक्शन को, किसी भी बुलियन फंक्शन भले वो लीनियरली सेपरेबल हो या ना हो, उसको हम लोग परसेप्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इंट्यूशन भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेडियंट डिसेंट जिसमें प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। बहुत ही सिंपल चीज में टेलर सीरीज को भी जिसको प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समरी है। और अगर आप वीक टू पे क्लिक करेंगे, या अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे असाइनमेंट, यहाँ पे मैं असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा जो मुझे लगता है जो सही है। ठीक है, और मैं पहले ही आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि आई एम स्टूडेंट। मैं डीप लर्निंग पढ़ रहा हूँ साथ साथ आईआईटी मद्रास से ही। और जो भी मेरी लर्निंग है वो मैं आपके साथ साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ओके, सो लेट अस कम एंड आई होप थिंग इज वर्किंग फाइन। या इट सीम्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो हम लोग सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले चलते हैं कि नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन। तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बुलियन फंक्शंस होते क्या हैं। तो एक एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें इनपुट आएगा। जैसे एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये आप फंक्शन समझिए। ठीक है, इससे कुछ इनपुट आया और ये कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा इनपुट भी आ सकते हैं। तो बुलियन का क्या अर्थ है? बुलियन का मतलब जो इनपुट आएगा वो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, या जीरो होगा। और आउटपुट जो होगा, कभी जीरो होगा आउटपुट और कभी वन होगा आउटपुट। ठीक है, तो अब जैसे इस केस में तीन इनपुट्स आ रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि जीरो वन थ्री। और हमें आउटपुट मिल रहा है सिंगल, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वन। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब समझते हैं। बुलियन फंक्शन का मतलब तो आप समझिए कि इसको हम हमारे बुलियन फंक्शन का मतलब ये है, इनपुट में इनपुट में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये n इज इक्वल टू जीरो से लेके n तक हो सकता है। और आउटपुट में हमेशा एक ही दो ही आउटपुट होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमें एक भी हमें इनपुट नहीं मिलता है, यानी जीरो टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इस मैपिंग का मतलब क्या हुआ? इस मैपिंग का मतलब हुआ कि ये हमारा फंक्शन है, इसको कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है, नो इनपुट इज कमिंग। और पर आउटपुट ये देगा कुछ। एक बार ये आउटपुट जीरो दे देगा और हो सकता है कि ये फंक्शन आउटपुट वन दे देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए। जैसे एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, डेफ एफ। ये कुछ भी इनपुट नहीं लेता है, पर ये आउटपुट देता है जीरो। ठीक है, सॉरी, ओके, लेट मी क्रिएट another terminal. सॉरी 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 सॉरी, गेट बैस। ओके, तो पाइथन थ्री, या सो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ जो कोई भी इनपुट नहीं लेता है और ये रिटर्न करेगा जीरो। ठीक है, और एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जी, जो कोई भी इनपुट नहीं लेता है, जो कि रिटर्न करता है बस। तो ध्यान दीजिए, जब भी ये एफ रन करेगा ये जीरो देगा, जब भी एफ रन करेगा जीरो देगा, और जब भी जी रन करेगा तो हमें वन देगा। जी रन करेगा वन देगा, और ये इस बार इनपुट कोई नहीं ले रहा है। तो यही सेम चीज एग्जैक्टली सेम चीज। ठीक है, या सो एग्जैक्टली सेम चीज ये आप ऐप समझिए जो हमेशा आउटपुट जीरो दे रहा है। आइए आप जी समझिए, जो कि कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा है, बस रन करने पे हमें मिल जा रहा है। ठीक है, बस हमें रन करने पे मिल जा रहा है। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि ये जीरो इनपुट वाले फंक्शन है। ठीक है, समझ बढ़ते हैं आगे।
जब हमें एक से ज्यादा इनपुट मिले, मतलब एटलीस्ट कुछ तो इनपुट मिले। तो ऐसा केस है कि कुछ तो इनपुट मिल रहा है, ठीक है, कुछ तो इनपुट मिल रहा है। तो हमें इनपुट मिल सकता है, एक फंक्शन है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि जीरो इनपुट पे जीरो दे और वन इनपुट पे वन आउटपुट दे, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के लिए तो पूरा हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब अगर जीरो होगा तो जीरो देगा, वन होगा तो वन होगा, ठीक है। और एक फंक्शन हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि दूसरा होगा जी, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये जीरो जीरो इनपुट पे हमें वन आउटपुट देगा और वन इनपुट पे जीरो आउटपुट देगा। फिर ऐसे ही हम लोग एक एच फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि जीरो इनपुट पे जो हमेशा जीरो देगा, भले जीरो हो या वन हो। और सिमिलरली एफ जी एच के हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमेशा वन देगा, ठीक है। इसको इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, बड़ा सीधा सा तरीका एक और है। तो पैसे समझिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो, कि अगर हमारे पास इनपुट है, हमारे पास इनपुट है, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट क्या है, जीरो या वन। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमेशा वन दे। सॉरी, एक फंक्शन ये जो एफ है, एक बार जीरो पे जीरो दे और वन पे वन दे। एक फंक्शन दूसरा जी डिफाइन कर सकते हैं जो कि जीरो पे वन दे और वन पे जीरो दे। सिमिलरली हम एच और ये भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन जो कि हमेशा जीरो या हमेशा वन आउटपुट है, ठीक है। इसको प्रोग्रामेटिकली समझने का तरीका ये है कि क्लियर क्लियर होगा नहीं होगा, और लेट अस एग्जिट, ओके, क्लियर एंड राइट। तो एक फंक्शन हम एफ डिफाइन कर सकते हैं, जो कि सिंगल इनपुट लेगा, बुलियन इनपुट लेगा, जो कि रिटर्न करेगा। इसमें इफ एल्स लगेगा। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न जीरो, एल्स रिटर्न वन, ठीक है। ऐसे ही करके हम एक फंक्शन के डिफाइन कर सकते हैं जो एक्स इनपुट लेगा, जो कि इनपुट कुछ भी हो ये हमेशा वन आउटपुट करेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जी फंक्शन एच फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमेशा जीरो आउटपुट देगा, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग एक जी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि अगर जो फर्स्ट वाला फंक्शन था उसका उल्टा करेगा। इफ एक्स इज इक्वल टू वन, रिटर्न, सॉरी, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन हम लोग रिटर्न कर देंगे वन को, अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो। तो ऐसे करके हम लोग चार फंक्शन अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। और अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि आ, उनका हमारा जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे हम लोग ये चार फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अगर हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करें कि अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप ध्यान से एक इम्पोर्टेंट बात समझिए। इसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है कि अगर जो फंक्शन है वो मैपिंग है जीरो कामा वन से एन तक की, और ऐसा हमारा फंक्शन है जो कि है, तो इसमें टोटल टोटल ये जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो होंगे टू टू एन। और इसको ध्यान रखिएगा, ये राइट टू लेफ्ट इवेल्युएशन होगा, यानी पहले इसको इवेल्युएट करिएगा फिर इसको इवेल्युएट करिएगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगाना मत भूलिएगा, कई लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। एनीवे, इस एक्सप्रेशन पे आएंगे। और इसको कैसे आएंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जीरो वन, और इस बार टू का केस लेते हैं, ठीक है। तो इस बार इनपुट क्या होगा, इस बार इनपुट में हमारे दो वेरिएबल है, एक है एक्स वन, एक है एक्स टू। अभी देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल था इस केस में, ठीक। तो इसमें ये जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये आउटपुट होंगे। अब ध्यान दीजिए, एक हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमेशा जीरो होगा, ठीक। एक बार हम बस एक को करेंगे, बाकी सब जीरो।
फिर ऐसे करके एक एक को, फिर इसको, फिर इसको, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन, ऐसे लेते जाएंगे। और मेरा क्लेम ये है कि ये 16वां होगा, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा ये 16वां होगा। 16 कैसे आया, 16 कैसे आया, ये 16 कैसे आया, 2 टू द पावर 2 टू द पावर ये n2, और पहले इसको कैलकुलेट करिए, तो 2 टू 4 दैट इज इक्वल टू 16। टोटल 16 बुलियन फंक्शन बचते हैं। कैसे बनेंगे इसका, इसका इसका इंट्यूशन क्या है, इसका इंट्यूशन क्या है, ठीक है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इंट्यूशन सबसे सिंपल है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि, हाँ, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट कितने हैं। सो इनपुट कितने हैं, टोटल इनपुट, सो इनपुट कितने हैं, ठीक है, टोटल इनपुट्स कितने होंगे। अगर ये दो है तो हर एक इनपुट या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो हर एक इनपुट के पास दो ऑप्शन होंगे, तो यानी 2 टू द पावर n। अगर दो है तो दो, ठीक है, अगर n है तो n, ठीक। तो टोटल इनपुट्स इतने होंगे। जैसे अगर मैं तीन का केस ले लूं, x1, x2, x3, तो हर एक के पास, इसके पास दो ऑप्शन होंगे, जीरो या वन, इसके पास दो ऑप्शन होंगे, जीरो वन, इसके पास दो ऑप्शन होंगे, जीरो वन, तो इसके पास टू एंड टू, जो कि 2 टू द पावर 3 होता है, ठीक है। तो यही जो थ्री है यही एन है। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 वाला केस हम बोल रहे हैं। टोटल इनपुट n है, ठीक है। अब अब ध्यान दीजिए कि हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन या तो जीरो आउटपुट देगा या तो वन देगा। एवरी इनपुट के करस्पॉन्डिंग, ओके, ईच इनपुट के करस्पॉन्डिंग, अगर आप ईच इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जीरो देगा या तो वन देगा, ठीक है। तो पहला इनपुट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो एक इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन होंगे। फिर नेक्स्ट इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन होंगे, फिर नेक्स्ट इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन होंगे, फिर नेक्स्ट इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन होंगे। ऐसे जितने इनपुट होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स तक हम करते जाएंगे। और हमें अभी अभी कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ इनपुट्स 2 रेज टू पावर n है। तो ये दो कितनी बार जाएगा, 2 रेज टू पावर n टाइम जाएगा, तो ये दो जो है 2 रेज टू पावर n टाइम्स जाएगा, इसीलिए ये ब्रैकेट में रहता है। तो दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस पार्ट। ओके, तो अभी तो हमने बुलियन फंक्शन समझ लिया, पर अब वो बुलियन फंक्शन लिनियरली सेपरेबल है कि नहीं, ये कैसे पता करें, ठीक है, ये कैसे पता करें। तो ये कैसे पता करें, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस चीज को, मैंने यहाँ पे भी कवर किया है अपने वेबसाइट में, कि अगर जीरो केस हो तो ये दो फंक्शन पॉसिबल है। अगर अगर हमारा एक एक इनपुट आ रहा है तो ये चार फंक्शन पॉसिबल है, और तीन इनपुट आ रहा है तो ये 16 फंक्शन पॉसिबल है। सेम चीज को मैंने डॉक्यूमेंट किया है। अब इसमें सवाल ये आता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर लीनियरली सेपरेबल, उसमें कितने ऐसे हैं जिनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो अगर n जीरो है, मतलब कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो भाई लीनियरली सेपरेबल है, क्योंकि ऑलवेज जीरो या ऑलवेज वन आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो तो लीनियरली सेपरेबल है। n इज इक्वल वन है, यानी सिंगल पॉइंट आ रहा है, वो भी लीनियरली सेपरेबल है, सिंगल पॉइंट लीनियरली सेपरेबल है। अगर एन टू है, अगर दो इनपुट हैं, तो सारे लीनियरली सेपरेबल नहीं है, सिर्फ 14 ही ऐसे हैं जो लीनियरली सेपरेबल हैं, एक्सऑर और नॉट एक्सऑर लीनियरली सेपरेबल नहीं। अगर जनरल एन की बात करें तो हमें मैनुअल चेक करना पड़ेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, जनरल एन को हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अब इसमें समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि इसका, ये 16 को विजुअलाइज कैसे करें, इसका मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। इन 16 को विजुअलाइज करने का आपको मैं नया तरीका बताता हूँ। तो जैसे अगर n इज इक्वल टू 2 का केस लें, इसमें ये हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि दो इनपुट है, जीरो जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन वन, ये जीरो जीरो, ये वन जीरो, सिमिलरली वन वन, और ये जीरो वन, तो ये ग्राफ बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, एक तो आप इसको बना पाओगे, और ठीक इसी का पैरेलल आपका ये भी होगा, इसमें भी आप ये लाइन खींच सकते हो,
पर इस वाले केस में आप इधर पॉजिटिव रखोगे, इस वाले केस में आप इधर पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया, दो केसेस। सिमिलरली ऐसे ही आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जिसको इधर पॉजिटिव रखो और एक बार इधर। ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जो इधर पॉजिटिव रखो और इधर पॉजिटिव रखो। ठीक है, और एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हो जो ऐसे रखो ऐसे रखो। पर इसमें देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, और इस वाले में भी ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये रिपीटिशन हो जा रहा है। ठीक है, ये रिपीटिशन हो जा रहा है, तो हमें रिपीटिशन को हटाना है। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में अगर आपको, अगर अगर दूसरे दूसरे लैंग्वेज में अगर सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये 4 पॉइंट है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, और एक ये लाइन जाएगी, एक ये लाइन जाएगी, एक ये लाइन जाएगी, एक ये लाइन जाएगी। ठीक है, ये ऑल पॉजिटिव, इसको एक ही डायरेक्शन में ले लो। ठीक है, तो ऑल ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव ये हो गए, और इनके दो दो वर्जन आएंगे, एक दो, इनके दो दो वर्जन आएंगे, एक दो। तो ये कितने हो गए, काउंट करिए, एक दो तीन चार, देन पांच, देन छह। तो यहाँ पे 6 फंक्शन आ गए जो कि लीनियरली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एग्जैक्टली आप ऐसे ही करके आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ये दोनों ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव तो ऑलरेडी कवर हो गए, ये कवर नहीं हुए, तो इनके ये वाले और ये वाले, तो यहाँ से 4 आ गए। ठीक है, यहाँ से 4 आ गए। या नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका तरीका आप देखिए कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट है, मैं एक और ग्राफ बना दूं, ये चारों पॉइंट है। आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली। तो ये ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव वाले तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ये काउंट होंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, एक बार इधर पॉजिटिव, एक बार इधर पॉजिटिव, एक बार इधर पॉजिटिव, एक बार इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे दो आ गए, और यहाँ पे भी दो काउंट हो गए। बाकी आप किसी भी तरह के, और किसी तरीके से आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, और आप किसी तरीके से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए ये 6 4 10, 2 12 2 14, तो टोटल 14 लीनियरली सेपरेबल फंक्शन बनेंगे, और n इज इक्वल टू 2। तो एक डिफरेंट तरीका मैंने बताया कि n इज इक्वल टू 2 में 14 कैसे लीनियरली सेपरेबल है। बिना 16 फंक्शन बनाए हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो समरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 0 हो तो टू रेस टू पावर की तरह से आप कैलकुलेट करिए, टू रेस टू पावर n। दो लीनियरली सेपरेबल हैं, और दो बुलियन फंक्शन n1 के लिए, चार लीनियरली सेपरेबल सार के चारों हैं, और n इज इक्वल टू 2 के लिए, यानी दो इनपुट जब होंगे, दो इनपुट न्यूरॉन होंगे, जब दो जगह से इनपुट आएगा तब 16 टू रेस टू पावर 2 होंगे, और जिसमें से दो नॉन लीनियरली सेपरेबल होंगे, तो 14 जो है लीनियरली सेपरेबल हो गए, और टोटल बुलियन फंक्शन 16 हो गए। ठीक है, और वाई एन बुलियन इनपुट देयर एग्जिस्ट, टू रेस टू पावर एन बुलियन फंक्शन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बुलियन इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम सभी बुलियन फंक्शन को सिंगल परसेप्ट्रॉन से कर सकते हैं, तो आंसर है इसका नहीं। ठीक है, सिंगल परसेप्ट्रॉन सिर्फ लीनियरली सेपरेबल ही कर सकता है, जो अभी हम लोगों ने किया था 14, n इज इक्वल टू 2 के लिए 14 जो केसेस थे, 14 लीनियरली सेपरेबल थे, वही कर सकते हैं। कैन नॉन लीनियरली सेपरेबल बुलियन फंक्शन बी इम्प्लीमेंटेड विद मल्टीपल परसेप्ट्रॉन? यस। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनको टू रेस टू पावर n प्लस वन परसेप्ट्रॉन में, और 3 लेयर्स, जिसमें जिसमें हिडन में टू रेस टू पावर n आएंगे और आउटपुट में एक आएंगे, हम इसको लीनियरली सेपरेट करके देखेंगे।
ठीक है, तो चलिए वही करके देखते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग। जस्ट वेट अ सेकेंड। Oh yeah, so I think now it is working fine. So अब हम लोग इसके बारे में बात कर लिए कि एक दो तीन चार, और इनके दो दो काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमने पूरे 14 काउंट किए हैं कि लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे नॉन नॉन लीनियरली सेपरेट का हम लोग लॉजिक समझेंगे। ठीक है, तो आप ऑलरेडी इतना समझ गए होंगे लॉ नॉन लीनियरली सेपरेबल फंक्शन को कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग उसका करने का तरीका एक करते हैं। हम क्या करते हैं ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं सबसे पहले मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि कैसे हमारा एक परसेप्ट्रॉन तो लीनियरली ही सेपरेट कर रहा है ना, लीनियरली ही तो सेपरेट कर रहा है। परसेप्ट्रॉन तो हमारा लीनियरली ही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, जैसे अगर दो इनपुट लेते हैं x1 x2, हम लोग मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लेंगे। कितने परसेप्ट्रॉन लेंगे? जितने इनपुट स्पेस में पॉसिबल है। तो दो के केस में 2 raised to power n, दैट इज 2 raised to power 2, दैट इज 4। ठीक है, अगर फोर हम परसेप्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, और इन सबको वेट से कनेक्ट कर देंगे, और कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे वेट से कि ये तभी फायर करेंगे जब हमारा एक पर्टिकुलर होगा। तो ये वाला जो न्यूरॉन होगा ना, जैसे मैं आपको एक्सॉर वाला केस लेता हूँ, एक्सॉर वाला केस। एक्सॉर वाले केस में क्या है, एक्सॉर वाले अगर केस में अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों पॉइंट, आप मान लो कि कोई भी एक्सॉर हो नॉर एक्सॉर हो, आप मान लो कि ये +1 है और ये 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ये वाला न्यूट्रॉन, ये वाला हम ऐसे करेंगे कि जैसे जैसे ये वाला हम ऐसे करेंगे, जैसे जैसे हम सबको लेवल दे देते हैं। जैसे ये दोनों पॉजिटिव दे देते हैं, ये जो 1 1 है, तो 0 0 एंड 1 1। ठीक है, और इस वाले को बाकी बाकी बच गए। सो 1 0 एंड 0 1। तो ये वाला मैं आपको इसको कलर कर देता हूँ, 0 0 और ये 1। तो अगर हम क्या करना है ना, कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो परसेप्ट्रॉन है, मैं बताना क्या चाहता हूँ, जैसे ये वाला परसेप्ट्रॉन लो, ये वाला कलर सही मैंने नहीं चूज किया, मुझे लगता है ये 1 1 ये परसेप्ट्रॉन। तो ये लाइन अब ध्यान से देखो, हमने ये लाइन बनाई और ये वाला परसेप्ट्रॉन करेगा। तो ये वाला परसेप्ट्रॉन ये ये 1 आउटपुट तभी देगा, अदरवाइज हमेशा 0 देगा। ठीक है, ये 1 देगा सिर्फ 1 1 के केस में, अदरवाइज हमेशा 0 देगा। और मुझे मालूम है कि 1 1 में ये हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो मैं इसको इनफाइनाइट वेट दे देता हूँ। मैं इसको पॉजिटिव इनफाइनाइट वेट दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये दूसरे परसेप्ट्रॉन की बात करूं, तो ये क्या करेगा कि इधर पॉजिटिव देगा। तो मैं इसको ऐसे करूंगा और मैं इसको प्लस पॉजिटिव कर दूंगा भाई। ठीक है, तो ये फायर तो पहले तभी करेगा जब ये होगा, अदरवाइज तो ये 0 वैल्यू आएगी। ये फायर तो तभी करेगा जब 0 0 वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैंने प्लस पॉजिटिव दे दिया, इसको प्लस पॉजिटिव दे दिया, इन दोनों को मैं माइनस निगेटिव दे दूंगा, क्योंकि मुझे इनका लेवल पहले से मालूम है। तो तो अब क्या होगा कि अब अगर अगर हमारे पास इनपुट आता है 0 0, ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट आता है 0 0, तो हमें प्लस इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, प्लस इंफिनिटी तो यहाँ पे आता है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी 0 0 इनपुट आएगा, हमारा हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी आएगा।
जब प्लस इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी आएगा, बस दो ही रिजल्टे आ रहा है, एक तो प्लस इन्फिनिटी, एक तो माइनस इन्फिनिटी। तो हम तो हमेशा एक लीनियर लाइन सेपरेट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हम हमेशा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब प्लस इन्फिनिटी मत दो, कुछ और वेट दे दो, तो हम तो हमेशा ही कर सकते हैं सेपरेट। तो हमारा ये करता क्या है ना, कि सिंगल सिंगल न्यूट्रॉन, जैसे ये वाले भी जो थे, जो ये वाले 1, 0 था, ये वाला एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा। अगर इधर वाले कुछ हुए तो हमारा तो इधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा, तो इन वेट्स का कोई मतलब ही नहीं, जीरो रिस्पॉन्स जाएगा। लेकिन अगर ये जब ये पॉइंट आएगा तो ये तो माइनस इन्फिनिटी हमें सीधे रिस्पॉन्स दे देगा, और बाकी सब तो जीरो जीरो रिस्पॉन्स दे रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस इन्फिनिटी से मैं इसको मैप कर दे रहा हूं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे मैप कर दे रहा हूँ। तो मैं सारे, मैं कर क्या रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। मेरे पास मेरे पास जितने इनपुट्स होंगे, जैसे इस केस में 4 इनपुट्स हैं, तो हमने 4 न्यूरॉन न्यूरॉन बना लिए। ठीक है, और हर एक न्यूरॉन क्या करेगा ना, हर एक न्यूरॉन, क्योंकि क्योंकि मुझे मालूम है कि आउटपुट हमेशा या तो इस रीजन में होगा, नेगेटिव में या तो पॉजिटिव में। ठीक है, हमें तो ये मालूम है कि पॉइंट तो बाइनरी क्लासिफिकेबल है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मुझे पॉजिटिव मिलेगा, इस पॉजिटिव पॉइंट को मैं मैप कर दूंगा एक पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर से, इस वाले को मैं मैप कर दूंगा एक पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर से, और जैसे ही मुझे नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, मैं इस वाले को मैप कर दूंगा नेगेटिव वाले से, और इस वाले को मैप कर दूंगा नेगेटिव वाले से। अब क्या होगा ना, अब एक और न्यूरॉन मैंने बनाया है, जिस न्यूरॉन को मैं ये इनपुट दूंगा, ये रियल नंबर वाले इनपुट दूंगा, और ये तो लिनियरली सेपरेबल है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे भी लाइन खींच सकते हैं। तो हमारा, इसलिए हम किसी भी चीज को फुल्ली लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम किसी भी चीज को फुल्ली लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं। और अगर अगर हमारे पास इनपुट स्पेस 0, 1 अगर n है, ठीक है, तो हमारे पास कितने होंगे, जैसे 3 है, तो 3 के कितने होंगे, 3 मतलब x1, x2, x3, तो 0, 0, 0, 0, 0, 1 ऐसे करते जाएंगे। तो इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, 2 रेज टू पावर 3, एंड 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास इनपुट आएंगे, और इसलिए हमें इतने न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे। और फिर जब 2 रेज टू पावर 3, यानी कि जब हमने 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर n हमने जब न्यूरॉन यूज किए, यानी 2 रेज टू पावर 3 न्यूरॉन जब हमने यूज किए, तो मैं इनको ऐसे इस स्पेस में मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ। इसके बाद मुझे बस एक न्यूरॉन चाहिए जो यहाँ पे बीच में ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो एक न्यूरॉन चाहिए जो बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। इस कलर से ड्रॉ करें, व्हाइट कलर से करते हैं, तो यहाँ पे एक बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए एक न्यूरॉन चाहिए, उसको बोलते हैं 1। इसलिए आ, इतने में हम किसी भी बुलियन फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि इतना ही न्यूरॉन हो, इससे कम में भी किया जा सकता है। ठीक है, इससे कम में भी किया जा सकता है। इससे इस पे एक क्वेश्चन भी है असाइनमेंट का, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट असाइनमेंट वाले वीडियो में करेंगे। अभी इस वाले वीडियो में बस इंट्यूशन बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अब समझ चलते हैं सिग्मॉइड न्यूरॉन से। सिग्मॉइड न्यूरॉन क्या है भाई साहब? अभी तक जो न्यूरॉन थे हमारे, अभी तक न्यूरॉन क्या था, कि हमारे पास कुछ इनपुट आएगा, हो सके कुछ इनपुट ना आए, तो या हो सके एक न्यूरॉन से इनपुट आए, या हो सके मल्टीपल न्यूरॉन से इनपुट आए। तो दो कंस्टेंट था कि एक तो इनपुट 0 होगा या तो 1 होगा, 0 होगा या तो 1 होगा, और दूसरा कंस्टेंट था कि आउटपुट भी 0 या तो 1 होगा। ठीक है, और हम इसको निकालते कैसे थे, कि y इज इक्वल टू 0, 1, अगर डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो 1 देंगे, अदरवाइज 0 देंगे। ये हमारा था। इस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स में तो वेट कुछ भी हो सकता था, W1, W2,
तो डब्ल्यू ट्रांसपोज में कुछ भी हो सकता था, जैसे 5, 10। और ये एक्स हमेशा बुलियन होता था, कभी 1 1 या 0 1। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोग करते थे। इस एक्स में हम लोग रियल नंबर भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो ये हमारा नॉर्मल था, लेकिन अभी रियल नंबर नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। जो हमारा नॉर्मल है, इसमें हम लोग रियल नंबर नहीं डाल सकते। ठीक है। तो ये होता क्या था कि हमेशा दो इनपुट लेता ही था। ठीक है। ये सारे इनपुट को सम करता था। ये सारे इनपुट को सम करता था, तो वाई क्या कर देगा, डब्ल्यू ट्रांसपोज सारे इनपुट का सम लेता था। और फिर आ, एक पर्टिकुलर डब्ल्यू नॉट पे, जो बायस है, वहां पे अचानक 1 हो जाती थी वैल्यू। कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनता था। ठीक है। ऐसा हमारा ग्राफ बनता था। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें दो समस्याएं हैं। इसमें सबसे पहली समस्या है कि हम बोल रहे हैं 0 या 1। अब एक बंदा अच्छा है, एक बंदा बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अब एक तो थोड़ा सा अच्छा और एक बहुत अच्छे में तो कोई अंतर ही नहीं हो, जैसे एक बंदा अमीर है और एक बंदा अमीर ही है। तो कहीं ना कहीं हम अब बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अब एक बंदा करोड़पति हो सकता है, एक बंदा अरबपति हो सकता है, उसमें काफी अंतर है ना। कितना ज्यादा बड़ा है, तो एक तो वेट की बात हो गई। इन इनपुट्स का वेट्स नहीं समझ में आता है इनसे। सेकंड इशू है कि बस ये आउटपुट 0 या 1 ही कर रहा है और कुछ आउटपुट ही नहीं कर रहा है। ये भी समस्या है। तो इसको हम लोग सिग्मॉइड न्यूरॉन से सॉल्व कर देते हैं। सिग्मॉइड न्यूरॉन में क्या है, सिग्मॉइड न्यूरॉन कहता है कि हम 0 1 नहीं करेंगे, हम डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको इस फंक्शन में डाल देंगे। हम इसका निगेटिव, बस। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। ये एसिम्प्टोट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इसको हम फिर वैल्यू को मैप भी कर सकते हैं रियल नंबर्स पे। और इनपुट में कोई भी रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। ओके। इस केस में इनपुट में रियल नंबर नहीं ले सकते थे, बुलियन ये इनपुट होता था। सिग्माइड न्यूरॉन का मतलब ये होगा कि इनपुट में कोई भी रियल नंबर लेगा और आउटपुट देने के लिए ये फंक्शन यूज करेगा। इनपुट में कोई भी रियल नंबर लेगा, फिर डब्ल्यू ट्रांसपोज एस करेगा जैसा पहले होता था, और फिर 0 1 आउटपुट नहीं देगा, वो ये कैलकुलेट करके आउटपुट देगा। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या है? तो टेलर सीरीज बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू मालूम है? आप बोलेंगे हाँ, हमें मालूम है 36 की वैल्यू होती है 6। हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये एक्स है और ये रूट एक्स है, कुछ ऐसा होता है। तो 6 पे और 36 पे वैल्यू इसकी 6 होती है। ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू 6 होती है, हमें ये मालूम है। लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि 35 पे वैल्यू क्या हो? अब ये कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। टेलर सीरीज को काफी आसान कर देती है। टेलर सीरीज क्या बोलती है? टेलर सीरीज क्या बोलती है कि किसी भी पॉइंट पे वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, हमें अगर किसी भी और पॉइंट पे वैल्यू मालूम हो। ठीक है। और फिर ये फार्मूला बनता है। ये यहाँ पे एक डैश है तो यहाँ पे एक पावर लो और यहाँ पे एक फैक्टोरियल करो। सिमिलरली यहाँ पे दो डैश है तो दो पावर लो और दो फैक्टोरियल करो, और इसको ऐसे लेते जाओ। और मैं इसको दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक डैश है, एक बार है, इसलिए यहाँ पे एक फैक्टोरियल है। यहाँ पे दो बार है तो यहाँ पे टू पावर होगी, यहाँ पे दो। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि हम बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 35 इज इक्वल टू एफ ऑफ 36 प्लस, अगर मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, सो दिस इज माय एफ ऑफ एक्स। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं, तो आपको मालूम है कि ये 1/2 पावर आ जाएगी, एंड फिर 1/2 -1,
तो -1/2। ये बोल रहा है कि 1/2 √x इवेल्युएटेड एट इसी 36 पे ही, इसी 36 पे ही मुझे वो एफ डैश की वैल्यू बता दो। और 36, और सॉरी 35 -56 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी हम आगे कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा, जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर ही मैं करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑर्डर ही करता हूँ, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ। मैं बस अगर जितना ज्यादा वो चाहिए प्रिसीजन, उतना ज्यादा आप डेरिवेटिव करते जाओ और उतना आगे आप बढ़ते जाओ। अगर थोड़ा कम से ही काम चल जाएगा तो आप कम में ही कर लो। ठीक है, तो मेरा तो थोड़ा कम में ही काम चल जाएगा। ठीक, तो मेरा थोड़ा कम में काम चल जाएगा, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर ही अप्रोक्सीमेशन करता हूँ। इसकी वैल्यू 6 होगी, इसकी वैल्यू 1/2, और रूट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 36 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू -1। तो दिस विल बी 6 -1/12। ओके, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं आसानी से अपने कैलकुलेटर से, तो मेरी वैल्यू आती है 5.916। और वही अगर मैं कैलकुलेटर से √35 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आती है 5.91607978। काफी अप्रोक्स, काफी काफी सही वैल्यू दे देता है। तो यही टेलर सीरीज होती है। टेलर सीरीज का मतलब बस इतना है, जितना ऑर्डर आप बढ़ाते जाओगे उतना करेक्टली आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यही टेलर सीरीज का मतलब है। टेलर सीरीज में एक नोट पॉइंट है कि ये अगर हम जितना पास लेते जाए ना, मतलब ये जो 35 और 36 जितना पास होता जाएगा उतने कम ऑर्डर में ही अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं, जो आपकी आपको ग्राफ से क्लियर हुआ ही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोगों को क्या बताया जाता है? अगर ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें तो सिग्माइड तो हम लोगों ने देख ही लिया कि आउटपुट की थी, वेट का था, और सिग्माइड परसेप्ट्रॉन में हमने देख लिया हम लोगों ने, काफी सिंपल है। टेलर सीरीज में मैंने वही सेम काम किया, आप देख सकते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट पे चलते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है ना, ग्रेडियंट डिसेंट कहता क्या है वो आप समझते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स को, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और मुझे इस एक्स की वैल्यू मालूम है, मुझे एक्स की वैल्यू मालूम है 5, और जब मैं प्लॉट करता हूँ एक्स की वैल्यू 5 पे, तो मैं मान लो कि मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये 5 है। ठीक, अब अब ये क्या कहता है कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, कि ये कहता है कि हम धीमे धीमे, ये क्या करता है कि इस एक्स को इस डायरेक्शन में मूव कराता है, इस डायरेक्शन में मूव कराता है, और तब तक मूव कराता है जब तक ये लोकल मिनिमा पे ना पहुंच जाए। तो ये किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के काम आता है। तो दैट्स द सिंपल लॉजिक। और ये इसका लॉजिक ये है कि जब भी हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, काफी छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अगर मेरा ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर मुझे सबको मालूम है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। तो x² + 2 कुछ ऐसा जाएगा, 2 पे होगा यहाँ पे मिनिमा, और सॉरी x = 0 पे होगा मिनिमा, जो कि वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो मान लो कि मैं 5 लेता हूँ, 5 वैल्यू लेता हूँ, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या बोलेगा ना, कि जो x है, जो मान लो इसको आप w कर देते हैं, w, तो हम बोलते हैं कि w t जो होगा, वो जो ओल्ड w आप लिए थे,
आप उसमें से आप चले जाओ उसके डिफरेंशिएशन के डायरेक्शन में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2W। आप इस डायरेक्शन में जब जाओगे और अब आप की जो जो नई W की वैल्यू आएगी, वो W की वैल्यू इस डायरेक्शन में मूव की होगी, तो इस डायरेक्शन में मेरा वैल्यू घटेगी। ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बोलता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब बस इतना ही है कि जब भी हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा घटेगा। ठीक है, इसका मतलब इतना ही है। इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ। इसका अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि f of x is approximately equal to f of a plus f dash of a टाइम्स x माइनस a। आप इन दोनों को घटा दो, f of x माइनस f of a is approximately equal to f dash of a टाइम्स x माइनस a। अब मैं, आप ये समझो कि आप ये a है और ये जो नया पॉइंट अब आप आ रहे हो ये x है। तो जब आप a से x पे मूव किए हो, आप a से x पे मूव किए हो तो वैल्यू घटी है, तो ये वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब ये वैल्यू भी निगेटिव होगी। एफ डैश ए टाइम्स एक्स माइनस ए, दिस बोथ वैल्यू विल बी निगेटिव। ठीक है, दिस बोथ वैल्यू विल बी मीन सॉरी, दिस प्रोडक्ट वैल्यू विल बी निगेटिव। अगर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन आप कर दो, मतलब x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं x को लिख सकता हूँ a प्लस सम सम कांस्टेंट एन, सम कांस्टेंट u। ओके, और यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं, तो a प्लस यू में जब करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा u, और a की वैल्यू मैं x माइनस यू भी डाल सकता हूँ। ओके, a की वैल्यू हो जाएगी x माइनस, ओके इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, a ही रहने देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब x तो a के मैं पास ही लूंगा। अब ये वैल्यू हमारी निगेटिव होनी चाहिए। दिस इज दी दिस इज दी आवर पार्ट। अब आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये f डैश a वेक्टर है एंड ये u वेक्टर है। ठीक है, आप u ऐसे भी ले सकते हो, आप u ऐसे भी ले सकते हो, u ऐसे भी ले सकते हो। इस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। वो ये इनवर्स वाला केस ही है जिसमें मैक्सिमम नेगेटिव आएगा। और इसीलिए इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो ये जो अपडेट होगा उसमें हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कि ग्रेडियंट यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, तभी जाके हमारा काम होगा। ठीक है, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी जाके हमारा काम बनेगा। ओके, हाँ, इसका इसका एक छोटा सा हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे अगर मेरा, मान लो कि एक लॉस फंक्शन है। ठीक है, एक एक फंक्शन है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी। अगर इसके लिए मुझे अपडेट लिखना हो, तो सबसे पहले बात तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो पहले हम डब्ल्यू डब्ल्यू पैरामीटर, मतलब डब्ल्यू को कितना घटा सकें ताकि मिनिमम वैल्यू हो। तो अगर हम डब्ल्यू के केस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, हमारा हमारा लॉजिक क्या है कि डब्ल्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस एन डेल डब्ल्यू, बी टी प्लस वन इज इक्वल टू बी नॉट माइनस एन टाइम डेल बी। ओके, तो ये हमारा काम है। पर इस डेल डब्ल्यू और डेल बी की वैल्यू निकलेगी कैसे? तो डेल डब्ल्यू मतलब आप ये जो एल है इसको डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, जो कि टू डब्ल्यू आएगा। सिमिलरली आप ये जो बी का मतलब क्या है, आप डिफरेंशिएट कर दो बी के रेस्पेक्ट में, तो टू बी आएगा।
तो बस ये इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सीधा सा काम हम मैं कर सकता हूँ जब हमारा फंक्शन ऐसे दिया हो, नॉर्मली दिया हो। मैं ऐसे ऐसे इटरेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे केस में क्या होगा कि मैं डब्ल्यू नॉट हो सके मैं वेट वेक्टर कुछ ऐसे करूंगा, आप ध्यान से देखिए। जैसे अगर मुझे दे दिया एल दिस एंड इनिशियल हमारे पास जो पैरामीटर दे दिए हैं, और डब्ल्यू दे दिया है हमें टू, बी दे दिया है थ्री, तो हम कुछ इस तरीके से इटरेट करेंगे। टू थ्री, नीटा की वैल्यू कुछ भी वो दिया होगा कि आप ले लो 0.1, तो 0.1 ले लो और इसका डिफरेंशिएशन डालना। ठीक है, तो ये टू डब्ल्यू टू बी, और इनको इवेलुएट करना है 2, 3 पे। ठीक है, तो जब मतलब आप यहाँ पे डाल दोगे टू, तो ये हो जाएगा 4, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे 3 जाएगा तो 2, 3 या 6, तो ये ऐसे हो जाएगा। आप इसी इटरेशन को बार बार करते रहो। अब ये जो नया वैल्यू आएगी फिर उसको वापस डाल के इटरेट करते रहो, हो जाएगा। लेकिन 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 प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर मेरा लॉस फंक्शन खतरनाक हो जाए, जैसे जैसे हमारा डेटा कुछ ऐसा दिया हो। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि मेरा डेटा ये है। ठीक है, 0.5 पे 0.2 वैल्यू है, 0.5 पे 0.2 वैल्यू है, और 2.5 पे 0.9 वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स आई है, ये मेरा वाई आई है, ये मेरा डेटा है, वन डायमेंशनल डेटा है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अब इस पे मुझे लॉस को मिनिमाइज करना है, तो इस केस में हमारा परसेप्ट्रॉन के केस में लॉस क्या होगा? लॉस होगा हमारा एफ ऑफ लॉस क्या होगा? प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, दिस वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा लॉस होगा। और इसका मैं मीन ले सकता हूँ, मैं इसका 1, 2 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसका फिलहाल 1, 2 लेंगे, क्योंकि अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर 2 पावर खत्म हो जाएगी। तो 1, 2 लेंगे, तो हमारा लॉस हो गया। पर हमारा प्रिडिक्शन क्या है? तो हमारा प्रिडिक्शन जो है वो सिग्मॉइड है। ठीक है, प्रिडिक्शन जो है हमारा सिग्मॉइड है, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, सिंगल इनपुट है, एक्स है, बी। ठीक, तो सिग्मॉइड सिग्मॉइड है, एक्स प्लस बी मतलब आप यहाँ पे एक्स आई डाल दो, और सिग्मॉइड का मतलब ये है कि हमारा जो एफ है एक्स आई पे ये वैल्यू देगा। ठीक, तो ये हमारा इसका कहने का सेंस हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ये तो बड़ा लोचा हो गया। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे इसका लॉस कैसे आएगा? 1/2। अगर हमें लॉस करना है तो देखो यहाँ पे हमको सबको जोड़ना पड़ेगा ना। लॉस है तो सब जोड़ना पड़ेगा, हर एक पर्टिकुलर। तो 1/2, और ये जो फंक्शन है मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ, एफ एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओके, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा बी, जो आपको एकदम रट लेना है दिमाग में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा समीशन ऑफ, ये एज इट इज आएगा पहले तो, एफ एक्स आई माइनस वाई आई, देन ये बस फर्स्ट वाला टर्म उठा लो, एफ एक्स आई, देन इस फर्स्ट वाले टर्म को ही उठाओ पर एक से घटा के, 1 - एफ एक्स आई, एंड फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई कर दो। बी वाले केस में भी ये सारा काम करोगे पर मल्टीप्लाई 1 से करोगे। ये हमारा बनेगा। अभी पिछले केस में हमारा बड़ा सिंपल बनता था 2W 2B, इस केस में हमारा ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एफ है ये सिर्फ एक्स आई पे डिपेंड नहीं करता, एक्स आई का ही फंक्शन नहीं है, इसमें डब्ल्यू और बी भी रहेंगे। तो इस एफ में कौन से डब्ल्यू बी पड़ेंगे?
पहले तो ये एक्सप्रेशन बनाएंगे और इस एफ में कौन से डब्ल्यू बी डालेंगे, ओल्ड वाले डालेंगे, डब्ल्यू नॉट कामा बी नॉट, बी नॉट पे इवेलुएट कर देंगे तो मुझे इसका मिल जाएगा डब्ल्यू नॉट बी नॉट। ठीक। और लास्ट में हम इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं। हम जो इटरेशन करेंगे, हम लोग इटरेशन कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू टी प्लस वन, बी टी प्लस वन, क्या होगा क्या होगा, जो हमारी ओल्ड डब्ल्यू होगी, ओल्ड डब्ल्यू की वैल्यू, जैसे हम लोग इनिशियली इनिशियली हमारा डब्ल्यू नॉट बी नॉट क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और नीटा भी दिया होगा क्वेश्चन में 0.1, दिस इज 2 3 और 2 2, जस्ट टेक सिंपल, देन दिस विल बी 2 2 माइनस माइनस नीटा 0.1 0.1, ठीक है, टाइम्स टाइम्स 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ग्रेडियंट से, जो वैल्यू आएगी ग्रेडियंट से जो वैल्यू आएगी, तो ये वाला जो समेशन करेंगे तो इससे एक इंटीजर निकल के आएगा जो यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले से यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा एक नया वैल्यू, और इसी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे आगे, ठीक है। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि इस सिग्मॉइड फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन होता है, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और ऐसे वैल्यू डाली जाती है। सो आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। अब असाइनमेंट्स की बात आई। असाइनमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से हमने ये कैलकुलेट किया है। यहाँ पे असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीक वन के भी और वीक टू के भी एक ही साथ हम डाल देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट ऑन वीक थ्री।